welcome to GAV Academy. I hope you have seen the last video, that is the part 3 of the democracy and elections, and you have learned many things. In last video we have talked about the procedure of the elections. So what is the procedure? आपको पता है कि किस प्रोसेस से elections जो है वो लड़े जाते हैं, कैसे लड़ा जाएगा इलेक्शन. लेकिन अब बार बार हम इलेक्शंस की जब बात कर रहे हैं तो इलेक्शन मीन्स डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में ही इलेक्शंस पॉसिबल है. लेकिन कभी कभार ऐसा सुनने में आता है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि फेक हो जाते हैं. कई बार ऐसा सुनने में आता है कि मॉल प्रैक्टिसिंग हो गई, रिगिंग हो गई. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक कि व्हाट मेक्स द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. तो पहले हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन. डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस. ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेन टॉपिक. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज आज जो हम सब टॉपिक करने वाले हैं, व्हाट मेक्स द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. व्हाट मेक्स द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. अब आपको पता है कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है. डेमोक्रेटिक का मतलब कि अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी. ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या कहती है, जेन्युइन वोटिंग होनी चाहिए. ठीक है, राइट पर्सन को जीतना चाहिए. दोज हु आर पॉपुलर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस. ठीक है ना, स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं, पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग. अगर उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं तो ही वो जीतेगा. तो इसलिए हमें सबसे जो फर्स्ट थिंग जो हमें देखनी पड़ेगी कि एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब माना जाएगा और कैसे होगा. पहले हमें उसकी ड्रॉबैक्स तो पता हो, तभी तो हम कहेंगे कि नहीं ये जेन्युइन नहीं है, ये गलत है. तो कैसे होगा, उसके लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए कि जो वोटर्स लिस्ट, मैंने बताया था जो प्रोसीजर होता है, जो सेकेंड प्रोसीजर है कि प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रल रोल, और यू कैन से द प्रिपरेशन ऑफ द वोटर्स लिस्ट. उसमें हमने क्या देखा था कि वोटर्स लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल किया जाता है जो एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए. तो वो वोट कैसे कास्ट करते हैं, आइदर वो 18 साल के हो गए हैं तो जिनका 18 साल के होते ही नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया गया, या जो लोग मर गए हैं उनका नाम हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया. कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट कहीं और चले जाते हैं, उनका नाम हटाया जाएगा. कुछ लोग आ जाते हैं, उनका नाम ऐड किया जाएगा. ये एक प्रोसेस होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मर गए हैं लेकिन उनका नाम नहीं हटाया गया, अभी भी उनका नाम लिस्ट में है और उनके नाम पे अभी भी वोट भी डाला जा रहा है. तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड. ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक्चुअल में फेक है. ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका नाम डाल दिया गया है वोटर लिस्ट में ना, और उसके बाद फिर उसके नाम से फेक वोट्स डाले जाते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये अनडेमोक्रेटिक बना देते हैं एक इलेक्शन को. तो सबसे पहले हम देखेंगे inclusion of the genuine अब हमें जेन्युइन कौन है, जो रियल में है. तो जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट. इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जो नाम ओरिजिनल है या जो नाम एक्चुअल में एलिजिबल है, सिर्फ वही लोग वोट डालेंगे. तो डेमोक्रेटिक होगा इलेक्शन, कोई गलत नहीं हो रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, हमें रोकना पड़ेगा, है ना, स्टॉप द, और यू कैन से मिसयूज ऑफ. अब मिसयूज किस चीज़ का रोकना है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का, है ना. गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, अब फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हो गई, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो फैसिलिटीज़ हमने इलेक्शन लॉज में बात की थी, हमने
कोड ऑफ कंडक्ट में बात की थी कि गवर्नमेंट में जो लोग अभी भी पावर में है, जो इक्विपमेंट में बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो फिर नेचुरल सी बात है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा कैंपेनिंग कर पाएंगे, इसलिए हमें उनको भी रोकना है। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो फिर तो एक आम इंसान इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा, ना ही वो जीत पाएगा। उसके बाद हमें और क्या करना है, स्टॉप द एक्सेसिव यूज ऑफ द मनी excessive use of the money by rich persons. You know the rich person यानी कि जो अमीर लोग हैं क्या करते हैं, अपने इन इलेक्शंस में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और इससे क्या होता है, सो द रिच कैंडिडेट्स यूज देयर मनी एज वेल एज द मसल पावर। तो वो रिच पर्सन कैंडिडेट भी हो सकते हैं या वो पार्टीज भी हो सकती हैं, कोई ना कोई पार्टी भी ऐसा करती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो नेचुरल सी बात है, फिर किसी आम इंसान का इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि क्या कोई ज़्यादा पैसे खर्च तो नहीं कर रहा है, अपने मसल का यूज़ तो नहीं कर रहा है इलेक्शंस को लड़ने के लिए, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं है, इसकी एब्सेंस में ही इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। जो बहुत बड़ी जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द रिगिंग। आपको रिगिंग वर्ड समझना पड़ेगा। सो द रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। तो ये पोलिंग डे क्या हो गया, या पोलिंग बूथ कह सकते हो आप, जिस दिन इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर उस दिन कोई किसी से ज़बरदस्ती वोट डलवाता है या खुद ही जो, क्योंकि ये वाला क्यों किया गया है, ये इसलिए तो किया गया है क्योंकि हमारे जितने कैंडिडेट्स के नाम उसमें एक्स्ट्रा होंगे उनके नाम पे हम वोट डलवा देंगे, तो इसी को रिगिंग कहते हैं। मीन्स गलत तरीके से वोटिंग करवाना, गलत तरीके से किसी के वोट्स के ऊपर कब्जा कर लेना, किसी अपने नंबर ऑफ वोट्स को बढ़ा देना, इसको रिगिंग कहा जाता है। तो अगर ये रहेगा तो कभी भी हमारा इलेक्शन जो है वो कैसा नहीं होगा, हमारा इलेक्शन कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो अब हमें अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराना है, इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं इन्हें रोकनी है, तो कौन रोकेगा? क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या देश का गवर्नर, कौन करेगा ये? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर इन जिम्मेदारी को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को दी जाती है। तो हमें यही बात करनी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शंस की वो किसको दी गई है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा हमारे पास अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन है, दिस इज़ व्हाट, कि हु कंडक्ट द इलेक्शन, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। हम ये देख लेते हैं कि कंडक्ट कौन करवाएगा इलेक्शंस, है ना। हु कंडक्ट द इलेक्शन, नेचुरल सी बात है, आपको मुझे पता है, इसका आंसर पता होगा। हु कंडक्ट्स, दैट इज द इलेक्शन कमीशन। एक इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कौन करेगा, दैट इज इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो देश में, किसी भी देश में अगर वो इलेक्शन हो रहे हैं तो वो इसको कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन कैसे करवाएगा भाई, उसके पास कहाँ से पावर्स आ गई? अगर कोई इसके ऊपर प्रेशर बनाए तो फिर क्या होगा? इसीलिए क्या किया जाता है कि एक इलेक्शन कमीशन एक अलग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से कह सकते हैं, एक एसोसिएशन जो इस काम को करेगा, ये एक अलग से ही ग्रुप है जो जिसका काम, जिसकी यही ड्यूटी है कि वो इलेक्शन करवाएगा पूरे देश के अंदर, ठीक है, इंडिया के पूरे ग्रुप में, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि एक इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाएगा, उसके लिए सबसे जो बड़ी डिमांड है वो ये डिमांड है कि वी नीड द इंडिपेंडेंट इलेक्शन
कमीशन, ठीक है। तो हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक, अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो हर चीज़ से फ्री रहेगा, वो उसको किसी से डर नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन हम देख लेते हैं कि क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जैसे राष्ट्रपति का नाम होता है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही ये भी चेंज होते रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो सबसे बड़ा होता है हमारे देश में, उसको बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो अभी हमारे देश का चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? CEC ऑफ इंडिया। कौन है हमारे देश का CEC ऑफ इंडिया? अगर मैं बात करूं, मिस्टर सुनील अरोड़ा, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा, ही इज द चीफ इलेक्शन कमीशन। जैसे चीफ जस्टिस हुआ करते हैं, ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन भी होते हैं। उसके अलावा CEC भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी हैं, जो इनके अंडर में रहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के, मिस्टर सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। वन मोर इज देयर, दैट इज मिस्टर राजीव कुमार। अब आपको सिर्फ इसी नाम, 3 नाम को गांठरी बांधना है, क्योंकि जब भी ये कुछ टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं, तो इनका भी टेन्योर होता है। अपना टेन्योर पूरा करने के बाद ये छोड़ देते हैं इसको। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट नाउ प्रेजेंट CEC एंड ECs। ये नहीं करना है आपको कि आपको ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली मैं बता रही हूँ कि हमारी CEC चीफ इलेक्शन कमीशन इज मिस्टर सुनील अरोड़ा, EC इज मिस्टर सुशील चंद्रा एंड द मिस्टर राजीव कुमार। ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन है। ये मैंने आपको वैसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। अब मैं जिस के बारे में बात कर रही थी कि हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत होती है, तो वो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे देश का या किसी भी देश का इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिपेंडेंट है? इसके लिए हम कुछ फिर वही मेजरमेंट्स करेंगे कि क्या वो वाकई है। तो क्या होता है कि अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट ऑफ CEC और EC, इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अगर प्रेसिडेंट ने रख लिया तो नेचुरल सी बात है, वो तो कभी भी हटा भी सकता है अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो जस्ट लाइक द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक बार अगर प्रेसिडेंट ने किसी को अगर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, तो वो उसको अपनी मर्जी से अब रिमूव नहीं कर सकता। अपॉइंट करेगा क्योंकि वो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन वो उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो इससे ही वो हमें पता चलता है कि वो कितना इंडिपेंडेंट है। अपॉइंट तो हो गया, पर उसको रिमूव करने की पावर जो है वो किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अब उसकी चेकिंग कैसे करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है? उसके लिए he is not answerable to president और any किसको? और any गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये नहीं है कि अब रूलिंग पार्टी उससे पूछ रही है आपने ऐसे कैसे डेट रख ली, ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि वो हार गया जीत गया। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। ये इसका काम है इलेक्शन को देखना, इलेक्शन रिगिंग हो रही है, मॉल प्रैक्टिसिंग हो रही है, अगर उसको लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, रीपोल करा सकता है, ये उसकी ड्यूटी होती है। सो ये इसका वो आंसरेबल नहीं है किसी चीज़ के लिए, वो अपनी मर्जी से कभी भी मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन वगैरह वगैरह जो भी उसके क्राइटेरियाज के अंदर आते हैं, जो भी उसकी पावर्स के अंदर आते हैं, वो उनको करेगा, ठीक है।
हम बात कर रहे थे कि कोई प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता, है ना। सो नॉट रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट लिख लेते हैं क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ही अपनी पावर का ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो रूलिंग गवर्नमेंट भी कोई उसको हटा नहीं सकता है, ये उसके पावर्स के अंदर में नहीं आता है। तो वो कोई भी रिमूवल नहीं होगा उसका, ना तो उसको रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है, ना ही उसको प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ना ही कोई मिनिस्टर कर सकता है। वो रिमूव नहीं होगा बिकॉज ही इज़ इंडिपेंडेंट। अगर वो कुछ गलत नहीं करता है तो गलत करने पे तो हर जगह है, दैट इज़ द इम्पीचमेंट मोशन। आपको बता दूं मैं, इसमें भी होता है, दैट इज़ बहुत ओकेजनली। मेरे ख्याल से तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी अपने इतनी बड़े पोजीशन को ख़राब नहीं करना चाहता। सो दैट इज़ वाई ये सभी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं ताकि उनके ऊपर कभी कोई आँच ना आए। तो कोई भी नॉट रिमूवल बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, किसको, सीईसी या ईसी को कोई भी हटा नहीं सकता। तो यहाँ ये हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो इलेक्शन करवा रहा है इलेक्शन कमीशन वो इंडिपेंडेंट है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर कर रहा है पर प्रेसिडेंट या कोई भी रूलिंग पार्टी उसको हटा नहीं सकती है, ना ही वो उनके लिए आंसरेबल है। वो जो करना चाहेगा वो कर सकता है, उसको पावर है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो किसकी बात मान रहा है, वो क्या अपनी मर्जी से रूल्स बनाएगा? नो। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नोबडी इज अबव देन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो काम करने वाला है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा वो, बाकी अपनी मर्जी से वो कोई काम नहीं करने वाला है। तो हम थोड़ी सी पावर्स चेक कर लेते हैं कि पावर्स क्या है एक इलेक्शन कमीशन की। पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। अब हम ये देख रहे थे कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स द इलेक्शंस। अब इलेक्शंस को कैसे करने वाला है, आफ्टर द अनाउंसमेंट, ठीक है, आफ्टर द अनाउंसमेंट। एक बार डेट्स जब अनाउंस हो जाती हैं, जब एक बार ये अनाउंस हो जाता है कि अब इलेक्शन होने वाला है, तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो ये देखने लग जाता है कि क्योंकि हमने कल मैंने आप लोगों को मीन्स नेक्स्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, कोड ऑफ कंडक्ट कौन कौन से होते हैं, इलेक्शन लॉ कौन कौन से होते हैं, किसने बनाए हैं, इलेक्शन कमीशन है। तो वो अब उसका काम है चेक करना कि क्या उसने, जिन्होंने भी जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्या वो इलेक्शन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स में भरा है वो बिल्कुल ठीक भरा है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। सो ये काम यहाँ पे हम उसकी पावर्स को देख रहे हैं। अगर कहीं भी उसको गलत दिखता है या कहीं वो उससे ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर रहे हैं या कहीं वो रिलीजन या कास्ट के नाम पे वोट तो नहीं मान रहे, ये सब कुछ चेक करने की जिम्मेदारी भी है और उसको पनिश करने की जिम्मेदारी भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास है। तो हम यहाँ पे पावर्स देख रहे हैं उसकी, और यू कैन से फंक्शंस भी कह सकते हैं आप इसे। उसके अलावा इट इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। तो वो मोड ऑफ जो इम्प्लीमेंट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, और उसके साथ साथ पनिश भी करता है, पनिश दोज पार्टीज और कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स जो क्या करते हैं, दोज कैंडिडेट्स हु वॉलेट्स इट्स, है ना, हु वॉलेट्स इट। अब वॉलेट का मतलब क्या है
कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर वो उस कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं उन नियमों का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्शन लॉज में बने हुए हैं, तो वो उनको पनिश करेगा। अब पनिश करने का मतलब क्या है कि वो उनके इलेक्शंस को रद्द कर सकता है, उनके इलेक्शंस को रद्द कर सकता है, उनका नॉमिनेशन से नाम हटा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक नेता के लिए ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है कि वो जीत गया और उसका जीत वापस ले लिया जाए, या उसका नाम इलेक्शंस में से हटा दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। अगर हम नेक्स्ट उसकी पावर की बात करें तो वो क्या करता है, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, जिस दिन मान लीजिए कि वोटिंग हो रही है या जिस दिन इलेक्शंस के जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड अब क्या करता है वो, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट, ईसी मीन्स इलेक्शन कमीशन, ऑर्डर द गवर्नमेंट, क्या ऑर्डर कर सकता है वो, क्या ऑर्डर करने वाला है, दैट इज ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस, टू फॉलो द गाइडलाइंस। अब वो गाइडलाइंस किसने बनाई है, ताकि कोई उस किसने क्यों बनाई गई है, गाइडलाइंस टू क्या करना है उसको, टू मिसयूज द, टू स्टॉप मिसयूज द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपनी पावर्स का कहीं मिसयूज ना करे, इसकी वजह से ये काम भी उसी के पास है। वो देख रहा है कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या क्या कोई कैंडिडेट या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। ये चेक करने का काम यहाँ इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा काम जो वो कर सकता है वो ही कैन ट्रांसफ़र द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सबको नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहाँ कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहीं भी उसे लगता है कि ये पर्सन है वो इसका करीबी है, किसी पार्टी का या किसी का जानने वाला है, ये यहाँ रहेगा तो ये अनारकी फैला सकता है या मिसयूज़ कर सकता है अपनी पावर का, तो वो चाहे तो उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। अब उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, उससे अगर कोई ये पूछे कि आपने इसको ट्रांसफ़र क्यों कर दिया तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है, उसकी मर्ज़ी है। उसके पास इतनी पावर है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम वो उनको ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी पुलिस वाले को, किसी टीचर को, किसी, आपको पता है अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली भी इलेक्शंस की ड्यूटीज़ में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो होती है ऑन इलेक्शन ड्यूटी। ऑन इलेक्शन ड्यूटी का मतलब है जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन इलेक्शन का डे होता है, उस दिन क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स अब वो किसके अंडर काम करते हैं, वर्क अंडर द, किसके अंडर में काम करें, अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, ठीक है। अब वो ईसी के कंट्रोल में काम करने वाले हैं। क्यों काम करने वाले हैं, अब आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे किन ऑफिसरों की बात हो रही है, किन गवर्नमेंट वर्कर्स की बात हो रही है। तो आप देखिए, आप वोट डालने जाते हैं तो आप बाहर जाके देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन भी किसी ने एक बार पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन बूथ के आगे कैसा सीन होता है, तो लोगों ने क्या बोला कि हाँ जी, इलेक्शन के सामने बड़े लोग खड़े होते हैं और ये वो शोर मचा रहे होते हैं और अपना अपना प्रचार कर रहे होते हैं। हालांकि मना होता है ऐसा, लेकिन फिर भी 2-4 लोग खड़े होते हैं। एक्चुअल में आप वो चीज़ मिस कर रहे हैं, पुलिस वाला खड़ा है, वो पुलिस की ड्यूटी दे रहा है, वो देख रहा है कि कहीं कोई गलत हरकत नहीं करे, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करे। फिर जब आप
पोलिंग बूथ के अंदर चले गए तो आपने देखा 3-4 लोग बैठे हुए हैं, कोई आपका वोटर लिस्ट में से नाम चेक कर रहा है, कोई आपके हाथ पे इंक लगा रहा है, कोई आपको वोटिंग करने के लिए एक पर्ची मिलती है वो पर्ची दे रहा है, उसके बाद आप वोट डाल रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। ये सारे के सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो वैसे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन डे होता है उस दिन, इलेक्शन डे वाले दिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ किसके अंडर में काम करते हैं? ईसी के। तो अगर इनमें से कोई भी कुछ गलत करता हुआ पाया गया, ऐसा लगा कि ये रिगिंग करवा रहा है, ये मॉल प्रैक्टिसिंग करवा रहा है, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी, उसको पनिश करने की, उसको रिवॉर्ड्स देने की या पनिश करने की जो भी होगा वो सीई के अंडर में आता है, वो दे सकता है, उसके पास पावर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पावर है उसकी इलेक्शन की। तो यहाँ तो हमने ये देखा कि कैसे हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो एक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन जाते हैं और वो उसको करवाता है ताकि हमारे देश के जो इलेक्शंस हो वो डेमोक्रेटिक हो। लेकिन अब बात आती है कि हमारे जो इलेक्शंस है, अभी हम यही चेक कर रहे हैं कि हमारे जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक कैसे होंगे। तो अभी हम इलेक्शंस कमीशन की जिम्मेदारियां देख रहे थे, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। उनमें एक और जो हमारे लिए एक तरीका है चेक करने का, वो है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन को चेक करना। तो हमने चेक किया कि हमारा क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे क्या काम करता है। तो ये हमने डेमोक्रेटिक तरीका देखा। अब हमने दूसरा तरीका देखना है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब तो सबको पता है कि पार्टिसिपेशन क्या होता है कि भागीदारी करना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन एक्चुअल में क्या होता है? इसको हम मेज़र करते हैं थ्रू द टर्न आउट। अब आपको इस टर्न आउट का मीनिंग समझना है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे जो 100% वोट्स जो है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ वोट्स होंगे, नंबर ऑफ वोट्स जो है, वोट्स या यू कैन से वोटर या वोट्स कह सकते हो, ये जो होंगे ये हमारे 100% हमने मान लिए, ठीक है। उनमें से हमने क्या देखा कि जो वोट 100 में से हमने क्या देखा, 2 क्राइटेरियाज बांट दिए हमने। एक क्राइटेरिया हमने देखा कि 70% जो लोग हैं उन्होंने वोट कर दिया, ठीक है, और 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया और ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया, ठीक है। अब हम क्या काउंट करने वाले हैं, हमें जीत देखना है कि कौन जीता। 70% लोग जिन्होंने वोट किया उसमें से हम ये 30% को तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो वोट दिया ही नहीं। वोट वाले दिन छुट्टी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लोग जाएं और छुट्टी करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये किसी त्यौहार से कम नहीं होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, यार फिर चलो आज गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है तो मॉल घूम के आ जाते हैं, अपने रिश्तेदार से मिलाते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ ये आपकी प्राइम ड्यूटी बनती है, आपको वोट करना ही चाहिए। लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस वोट के राइट को मिलने के लिए। तो अगर आपको मिला हुआ, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो आपको ज़रूर वोट कास्ट करना चाहिए। चलिए वो तो आपकी समझदारी है, आपको वोट डालना ही चाहिए, हर किसी को डालना चाहिए जिसकी ये गवर्नमेंट के लिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम बात ये कर रहे थे कि 30% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं, बच गया हमारे पास 70% लोग। अब इन 70% लोगों ने जिन्होंने वोट डाला, ये इसको ही हमारा, तो जितने लोगों ने वोट डाला, टोटल परसेंट में से जितने लोगों ने वोट डाला, इसको हम टर्न आउट बोलते हैं। तो 70% इज द टर्न आउट ऑफ द पार्टिसिपेशन, कि जितने लोग थे, भाई मान लीजिए कि 5000 लोग थे वोटर्स, हमने देखा कि वोटर्स लिस्ट में 5000 लोगों के नाम थे, लेकिन हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 4000 लोगों ने जाके वोट डाला, 1000 लोगों ने वोट डाला ही नहीं। तो वो 1000 लोगों को तो हम ना, क्या पता उनमें से कोई मेरे फेवर में डाल सकता था, कोई अगेंस्ट में, इसलिए उनको हम काउंट नहीं करेंगे। वो जो 4000 वोट्स थे वो तो हमारा टर्न आउट हो गया, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन हो गया, उसको हम टर्न आउट कहते हैं। और इसके बेस पे फिर हम मेजॉरिटी निकालते हैं कि किसको ज़्यादा मिला है, किसको कम मिला है। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट ऑन द इलेक्शन डे इज नॉन एज द टर्न आउट, ठीक है। इसको हम पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो होता क्या है, बहुत सारे, अब हमें
टेंशन ये लेना भी है। ऐसा नहीं है कि हमने इन 30% लोगों को, हम जाके किसी को, वही डेमोक्रेसी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं चलो आप वोट डालो, क्यों नहीं वोट डाला, हम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। बट हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये 30% लोग वोट डालने नहीं गए। हो सकता है जो मैं अभी कह रही थी कि वो इसलिए वोट डालने नहीं गया कि उसको लग रहा था कि चलो आराम कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, कहीं घूम के आ जाते हैं। हो सकता है वो ये कहता हो कि वोट डालो या ना डालो, वही पार्टी तो जीत जाती है, क्यों वोट डाले। कौन सी पार्टियां जो है वो काम कर देती हैं, काम तो करती नहीं है, छोड़ो हम नहीं वोट डालते। इसलिए भी मे बी ये भी एक चांस हो सकता है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट व्हाई पीपल आर नॉट taking part in the casting vote. This is the duty of a government to find out the reasons why they are not participating. This is the major reason because some people they don't believe in these type of, वो कहते हैं नहीं मॉल प्रैक्टिसिंग होती है, हमने तो डाला नहीं था वोट फिर भी यही पार्टी जीत गई। तो टर्न आउट, टोटल पार्टिसिपेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हो गया हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। अब हमारे पास एक और जो आता है दैट इज़ कॉल्ड कि इलेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन acceptance of the election तो एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम में जो क्या होता है कि दो चीज़ें होंगी, या तो आप यू विल लूज द इलेक्शन और यू विल वन द इलेक्शन, तो में से कोई एक होगा। एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हार जाएगी। तो जो पार्टी हार जाएगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इलेक्शन हार गई। जीतने वाली तो एक्सेप्ट कर ही लेगी कि भाई मैं तो जीत गया। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अनडेमोक्रेटिक हैं, वो क्या करते हैं, एक बार इलेक्शन हार जाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो नहीं मानते इस इलेक्शन को, हम नहीं हटेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा, वो डेमोक्रेटिक होना ये तो इंडिया में इतने सालों से एटलीस्ट कम से कम ये बहुत अच्छा चल रहा है कि जब भी किसी पार्टी ने हार हासिल की है, जब भी वो उसने इलेक्शन को लूज़ किया है, उसने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम कह सकते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन का, कि एक्सेप्ट कर जाते हैं लोग इलेक्शन के आउटकम को, रिजल्ट को, कि येस दे हैव वन द इलेक्शन और दे हैव लूज द इलेक्शन। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े कैंडिडेट्स भी इलेक्शन हारते हैं। मेन बात यही है, कांग्रेस इतने सालों तक चलती रही सत्ता में, वो हार गई। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत सालों तक पॉपुलर थे, वो हार गए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस फ्री और फेयर हो रहे हैं, तभी जाके इन इलेक्शंस को हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक इसका, दैट इज कॉल्ड द चैलेंजेस ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। challenges, अब चैलेंजेस क्या हो गए, व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमारी रुकावटें बनती हैं इन फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने में। तो उनमें से हम कुछ एक की बातें कह सकते हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि लोग यूज़ ऑफ मसल एंड मनी पावर करते हैं, मनी एंड मसल पावर। इससे क्या होता है कि लोग पैसा बांट देते हैं और डरा धमका के लोगों से वोट करवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको हमें रोकने के लिए और भी, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम बना दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी और हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि लोग मनी और मसल पावर का यूज़ ना कर सके, ताकि वो और ज़्यादा हमारे इलेक्शन फ्री और फेयर हो। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, ठीक है, सो क्रिमिनल कनेक्शंस हैं जिनके, those people who are connected or they have any type of criminal connections or they are related to any crime, तो अगर वो ऐसे लोग हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है लोगों की कि उसको रोका जाए, उनको इलेक्शंस में
जो ऑलरेडी इतना बड़ा क्रिमिनल है वो हमारी सेवा क्या करेगा, वो तो हमें पता नहीं और किस हाल तक लेके जाएगा। तो इसलिए फ्री और फेयर इलेक्शन करना है तो इनका हमें यही जो मसल पावर की मैं बात करी थी, इस मसल पावर को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हालांकि हम ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बता रही हूँ कि फैमिलीज़ का जो है वो डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, फैमिलीज़ डोमिनेशंस। अब फैमिलीज डोमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, फैमिलीज डोमिनेशन का मतलब है कि टिकट्स जो हैं पार्टीज सिर्फ और सिर्फ किसको देती हैं, टिकट्स आर गिवन टू ओनली फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो ये बड़ी दिक्कत है, वही उसी की फैमिली लड़ती जा रही है। क्या और कोई कैपेबल नहीं है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन क्योंकि पैसे वाले लोगों को ही, मैंने पहले ही आपको बताया था, पैसा बहुत खर्चा, डर्टी गेम है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आम इंसान को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो इलेक्शंस लड़े या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे। एक और जो हम कह रहे हैं, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी बड़ी सोच में पड़ जाता है इंसान कि किस पार्टी को वोट दें। हर पार्टी तो एक ही है, पहले वो ईमानदार दिखती है, हर कैंडिडेट पहले ईमानदार दिखता है, उसके बाद फिर एक बार इलेक्शन जीत जाए फिर देखो अपने रंग में आ जाता है, फिर वो 5 साल तक हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। सिर्फ अपने लिए काम करता है। बहुत कम है वो जो जनता के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। मैं सभी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, पर मोस्टली अगर हम बात करें 80-20 का रेशो है। 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। देश के लिए ऑनेस्टली लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए फिर हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हुए मन में आता है कि किसको वोट दें, किसी को भी देने की ज़रूरत क्या है, या तो किसी को भी नहीं देते हैं या किसी को भी दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आएगा वो सेम ही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इलेक्शंस के लिए कि आखिर हम किसको इलेक्शन दें। और जो बहुत बड़ी चीज़ है कि छोटी छोटी पार्टियों को, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को आने नहीं देती हैं। रिच जो कैंडिडेट्स हैं वो स्मॉल कैंडिडेट्स को आने नहीं देते हैं मैदान में, या तो उन्हें डरा धमका के उनको उनका नाम वापस दिलवा देते हैं, या उनको थोड़े पैसे दे के बोलते हैं कि आप हमारे मैदान में से, क्योंकि वो वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देना चाहते। तो ये जो है ये बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शंस पे, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस होने भी चाहिए, इलेक्शन को एंजॉय भी करना है। So we can say it is essential part of the democracy, it is a good part of democracy. Elections are very important, so we need elections on a regular interval. This is a true spirit of democracy. So this is all about the elections. I hope you liked the video. You will like it, you will share it, you will subscribe the channel, and you will share with your friends, your relatives and all whom you want to share. Okay, so मैंने पहले भी बोला है, वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, नॉलेज बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो तब तक के लिए फिर मिलने वाले वादे के साथ मैं गुड बाय करती हूँ। हैव ए नाइस डे।